ये जो हम सिर्फ एक इकलौता बिहेवियर लेके उसको एक लेबल कर देते हैं, वो गलत बात है। अगर कोई हमको इस तरह से बोले तो हम लोगों को बुरा लगेगा कि कोई हमको नार्सिसिस्ट बुला रहा है या गैसराइटर बुला रहा है या कुछ। और हमें ये भी देखना जरूरी है कि कहीं हम टॉक्सिक तो नहीं है। जैसे इंस्टा पे गाना चलता है, आई एम द प्रॉब्लम, इट्स मी। तो ये हम दूसरे पे तो बहुत जल्दी लेबल लगा देते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि हम दूसरे की गलती फट से पकड़ लेते हैं। Trigger warning: this episode may be triggering for individuals who have experienced sexual, physical, or emotional assault. If you are a survivor or find these topics distressing, please take care and have caution while listening. Helpline numbers for India are listed in the description box and on the screen. सावधानी संदेश: इस एपिसोड में उन व्यक्तियों के लिए संवेदनशील सामग्री हो सकती है जिन्होंने यौन, शारीरिक या भावनात्मक हमले का अनुभव किया है। यदि आप एक उत्तरजीवी हैं या इन विषयों को परेशान करने वाला पाते हैं, तो कृपया सुनते समय सावधानी बरतें। भारत के लिए हेल्पलाइन नंबर विवरण बॉक्स में या स्क्रीन पर मौजूद है। नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में। इस पॉडकास्ट में हम दो थेरेपिस्ट कुछ नुस्खे, टिप्स और सॉल्यूशंस बताएंगे जो हम सबको खुशी की ओर ले जाएगा। मैं हूं सुनीता राव, पुणे से, जो पिछले 15 सालों से वेलनेस और थेरेपी के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। नमस्ते, और मैं हूं अंकिता ओझा, बैंगलोर से, और मैं थेरेपी की दुनिया के साथ पिछले 6 साल से जुड़ी हूँ। टॉक्सिक संबंध, जो हमारे संबंधों में कोई एक संबंध में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक कष्ट या दूसरे के ऊपर हावी हो जाता है, या किसी का स्वतंत्रता को हानि पहुंचाता है या स्वतंत्रता छीन लेता है, उसे हम टॉक्सिक संबंध बोलते हैं या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स बोलते हैं। उस संबंध में, उस रिलेशनशिप में अब समानता तो नहीं रही और वो अब असामान्य है। उसका एक पलड़ा बहुत ज्यादा भारी हो गया है। तब मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा और लालचन लगाना एक दूसरे के ऊपर, ये सब चालू हो जाता है और ये संबंध अब टॉक्सिक हो गया है। जब आप दूसरे को इंसान ना समझे और उसे अपने ईगो, अहम या अहंकार को संतुष्ट करने के उसको एक जरिया बन समझे, दूसरे को अपने मन के अहंकार या ईगो का जरिया बन समझे, तो वो संबंध अब टॉक्सिक है। हमारे भारत में जब ऐसा होता है तो ज्यादातर महिलाएं फिर भी उसी संबंध को निभाना चाहती हैं, क्योंकि उनके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण हो सकता है बच्चों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। दूसरा कारण हो सकता है कि वो खुद कमाती नहीं है, इसीलिए पैसे का मामला है, या फिर माँ बाप उनको वापस आने नहीं दे रहे हैं। कई लड़कियां जब अपने मन मर्जी से शादी कर लेती हैं, लव मैरिज, फिर वो लौट नहीं पाती हैं या लौटने में वो संकोच करती हैं। जब ऐसे इस तरह के अलग अलग रीजंस के कारण टॉक्सिक संबंध हो जाते हैं। कई बार जब हम रिलेशनशिप को खत्म हो रहा है पर हम उसको पहचानते नहीं है कि ये खत्म हो रहा है, और उसी रिलेशनशिप में रहते हैं कई साल, कई महीने, कई साल, तो फिर वो और टॉक्सिक बन जाता है और कई बार इस हद तक भी पहुंच जाता है जब हम एक दूसरे के ऊपर हानि पहुंचाने लग जाते हैं, जैसे हम न्यूज़ में अक्सर सुनते रहते हैं। तो ये जो चीज है, इस स्टेज तक, इस
मुकाम तक ना पहुंचे, उसके लिए हमको ये संबंध क्या है और ये टॉक्सिक क्यों हो जाता है और कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं या कैसे हम उससे दूर रह सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी। अंकिता जी, आप क्या बोलते हैं? जी बिल्कुल सुनीता जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी रिलेशनशिप टॉक्सिक कैसे होता है। क्योंकि जब हम एक्चुअली किसी सिचुएशन में फंसे हैं या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन में फंसे हैं, तो हम कई बार पहचान नहीं पाते कि एक्चुअली वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है या एक्चुअली ये एक नॉर्मल लड़ाई है। क्योंकि अगर नॉर्मल कोई अनबन है तो उसको तो हम सॉल्व कर भी सकते हैं, लेकिन अगर कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक ही हो चुका है तो फिर उसको हैंडल करने के लिए फिर एक अलग अप्रोच अपनानी पड़ती है। और उसके लिए सबसे पहले ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है या नहीं। तो जैसे आपने समझाया कि जब भी कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे आप अपने आप को एक आजादी के साथ, एक फ्रीडम के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे किसी भी कारणवश, तो वो भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ही माना जाता है। कि कोई सामने वाला अपने फियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज या अपना गुस्सा आप पे प्रोजेक्ट कर रहा है और बेसिकली आपको वो फ्रीडम नहीं दे रहा है कि आप जो कहना चाहते हैं वो कह सके, आप जो करना चाहते हैं वो कर सके, और आप अपने आप को जिस तरह से आप अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं आप जी सके। तो अगर कोई आपको ये बहुत बेसिक ह्यूमन चीजें नहीं करने देता है तो उसको हम टॉक्सिक रिलेशनशिप बोलते हैं। बट यहाँ पे ये समझना भी बहुत जरूरी है कि क्या टॉक्सिक नहीं है। तो जहाँ जिस भी रिलेशनशिप में आपके एक्सपेक्टेशंस पूरी तरह से मीट नहीं हो रहे हैं, उसको हम टॉक्सिक नहीं बोलेंगे। जैसे आजकल सोशल मीडिया की जिंदगी में हम बहुत आसानी से देखते हैं कि कोई कपल ट्रिप्स पे जा रहा है, कोई कपल एक दूसरे को गिफ्ट्स दे रहा है, या किसी का किसी एक टाइप का बॉस है, किसी के एक टाइप के इन लॉज हैं। तो हम यूजुअली उन सिचुएशंस को देख के कंपेयर करने लगते हैं। तो वो जो कंपैरिजन है वो बहुत अनफेयर है हमारे लिए भी, हमारे पार्टनर के लिए भी और हमारे रिलेशनशिप के लिए भी। क्योंकि कोई भी दो इंसान एक्चुअली सेम नहीं होता है। दो लोग अपनी यूनिक आइडेंटिटी लेके आते हैं और मिलके एक बहुत ही यूनिक रिलेशनशिप बनाते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो दूसरे का रिलेशनशिप है वैसा ही हमारा रिलेशनशिप दिखना चाहिए। और इसी तरह आजकल जैसे आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग चीज चली है इंस्टाग्राम पे, जो है ऑरेंज पील थ्योरी। तो उसमें बेसिकली वो बोलते हैं कि एक लड़की कहती है कि मुझे ऑरेंज खाना है, संतरा खाना है, लेकिन मुझे उसको छीलना पसंद नहीं है। तो मैं अपने पार्टनर को बोलूंगी कि मुझे ऑरेंज खाना है पर मैं छीलना नहीं चाहती, तो पार्टनर उसको छील के दे देगा। और वो दिखाता है कि पार्टनर कितना केयरिंग है, कितना लविंग है, ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता है, जो बहुत अच्छी चीज है। तो शुरुआत ये थ्योरी की वहां से हुई थी, लेकिन फिर इसके ऊपर इतने सारे रील्स बनने लगे, इतने लोग इसके ऊपर पार्टिसिपेट करने लगे, जहां पे वो अपने पार्टनर्स को अगेन उनसे सेम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। अब कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर्स ने संतरे को छील के सामने रख दिया तो वो टेस्ट में पास हो गए, और उसी तरह और भी लोग थे जिन्होंने संतरा नहीं छीला। तो उस पर्सपेक्टिव से उन्हें लेबल कर दिया गया कि ये सही पार्टनर नहीं है मेरे लिए। लेकिन ये भी एक बहुत गलत अप्रोच है, क्योंकि अलग लोगों का प्यार इज्जत दिखाने का तरीका अलग होता है, और हम उसको ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। कि अगर किसी और कोई, मेरा पति मुझे एक पर्टिकुलर तरह से प्यार दिखा रहा है या मेरी पत्नी का प्यार दिखाने का तरीका अलग है, तो सबका वैसा ही होना चाहिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया की जिंदगी में हम कंपैरिजन ना लेके आए, और हम ये ना सोचे कि एक्चुअली हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं मीट हो रहा है मतलब मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ। और दूसरा सुनीता जी, एक और चीज भी है कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत रील्स रहते हैं, बहुत टाइप की पोस्ट रहते हैं जो एक्चुअली लोगों को अवेयर करवाना चाहते हैं कि एक रिलेशनशिप में सेल्फिशनेस क्या होता है, नार्सिसिज्म क्या होता है, गैस लाइटिंग क्या होता है, और एक्चुअली रेड फ्लैग्स के नाम से भी जैसे आजकल बहुत फेमस हो गया है। तो ये बेसिकली एक्चुअल कंडीशंस हैं जो एक्चुअली कुछ लोगों के जो कुछ लोग एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे अगर हम गैस लाइटिंग का एग्जाम्पल लें, या हम नार्सिसिज्म का एग्जाम्पल लें, तो जो लोग एक्चुअली उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो बहुत कठिनाई से इसको हैंडल कर पाते हैं, और हैंडल करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जिन लोगों की जिंदगी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या सोचते हैं कि अरे नहीं, मेरे पार्टनर ने भी ऐसा किया था तो वो भी नार्सिसिस्ट होंगे। और ये बहुत ही गलत अप्रोच है, क्योंकि हम बहुत जल्दी
अपने पार्टनर्स को या जब भी हमें कुछ पसंद नहीं आता है हम लेबल्स की तरफ बहुत जल्दी भागते हैं। तो ये जो रील्स है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी होती है जो एक्चुअली इन सिचुएशंस के साथ डील कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या चीज है जो मैं हैंडल कर रही हूँ या जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों का रिलेशनशिप एक्चुअली ठीक है लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, तो ये लेबल्स, ये इंफॉर्मेशन आपका रिलेशनशिप और खराब कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी रिलेशनशिप में जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप उनमें जब लेबल्स इंट्रोड्यूस कर देते हो तो वो और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है। और इंस्टाग्राम में ज्यादातर लोग जो ये रील्स बनाते हैं वो अपने नॉर्मल गूगल सर्च या थोड़ा अपने अंडरस्टैंडिंग से रील्स बनाते हैं। लेकिन नार्सिसिज्म, गैस लाइटिंग एंड इस टाइप की जो अलग चीजें हैं वो जब तक कोई साइकेट्रिस्ट डायग्नोस नहीं करता है तब तक हमें खुद उन चीजों को डायग्नोस नहीं करना चाहिए। तो सोशल मीडिया हम अपने एम्पावरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको अपने पार्टनर को गलत दिखाने के लिए या सबूत इकट्ठा करने के लिए अगर आप यूज करेंगे और अपने पार्टनर को लेबल देंगे कि ये रेड फ्लैग बिहेवियर है या ये रेड फ्लैग पर्सनैलिटी है, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि हर बिहेवियर को हम एक कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, हर बिहेवियर के लिए हमें एक सिचुएशन, एक समझ की जरूरत है। हर रिएक्शन, हर इंसान का रिएक्शन हमें देखना जरूरी है कि इसके पहले क्या हुआ है, इस चीज को लेके हिस्ट्री क्या है, उस दिन में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ लेबल देना बहुत आसान है, तो उस हैबिट से बचना बहुत जरूरी है। तो ये मेरे ख्याल से सोशल मीडिया आजकल, टॉक्सिक रिलेशनशिप बहुत ही एक बजवर्ड बन गया है। टॉक्सिक रिलेशनशिप एक बहुत ही इन ट्रेंडिंग वर्ड बन गया है। तो उससे जो, अगर आपका रिलेशनशिप में नॉर्मल अनबन चल रही है तो उसको टॉक्सिक ना समझे, तो वो बहुत जरूरी है। अंकिता, जैसे आपने कहा कि लेबल्स हमको नहीं देना चाहिए एक दूसरे के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात कही है यार। क्योंकि कई ट्रेंड्स होते हैं, कई चीजें होती हैं जो सोशल मीडिया में है, और वो हम लोगों को एक राह पे ले जाती है जो एक्चुअली सही नहीं है। हर आदमी एक जैसा नहीं होता, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही है। कोई, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। कोई किसी के लिए दरवाजा खोलता है, कोई नहीं खोलता। नहीं खोलता इसका ये मतलब नहीं है कि वो टॉक्सिक है। ये जो हम सिर्फ एक इकलौता बिहेवियर लेके उसको एक लेबल कर देते हैं, वो गलत बात है। अगर कोई हमको इस तरह से बोले तो हम लोगों को बुरा लगेगा कि कोई हमको नार्सिसिस्ट बुला रहा है या गैसराइटर बुला रहा है या कुछ। तो ये जो चीज है, ये जब तक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट आपको डायग्नोस न करे, उनका एक पूरा मेथड है, एक पूरा टेस्ट है। वो टेस्ट में आपको टाइम लगता है, 2-3 घंटे लगते हैं, और फिर वो टेस्ट में इतने प्रश्न पूछे जाते हैं, वो अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो सब चीजों का एक एक पैरामीटर होता है। हर एक चीज का एक वेटेज दिया जाता है, मतलब मार्क्स दिया जाता है, समझो। और वो मार्क्स के हिसाब से फिर वो लोग बताते हैं कि आप नार्सिसिस्ट है या आपका इस तरह का पर्सनैलिटी है, या इस पर्सनैलिटी और दूसरे पर्सनैलिटी के बीच का बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है। मतलब ये जो है, ये एक साइंटिफिक तरीका है। सिर्फ एक बिहेवियर से हम किसी को लेबल नहीं कर सकते, और ये मैं कहना चाहती हूँ कि ये करना बंद कर दीजिए। क्योंकि इस तरह की सोच से आप अपना खुद का रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं। जो आप, अंकिता जी, आप कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल। एंड हम इंसान हैं, हम सब गलतियां करते हैं, कोई भी हमेशा 100% सही नहीं हो सकता। तो जब कोई इंसान गलती कर रहा है, अगर आप उस एक गलती को पकड़ के बैठ जाएंगे तो वो एक्चुअली एक सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो इंसान का भी और रिलेशनशिप का भी। हाँ, और हमें ये भी देखना जरूरी है कि कहीं हम टॉक्सिक तो नहीं है। जैसे इंस्टा पे गाना चलता है, आई एम द प्रॉब्लम, इट्स मी। तो ये हम दूसरे पे तो बहुत जल्दी लेबल लगा देते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि हम दूसरे की गलती फट से पकड़ लेते हैं, स्कैन करके एकदम शर्लॉक होम्स बन के दूसरे की गलती हम पहचान लेते हैं।
बट अपनी गलती किसी को नहीं दिखती है। तो यहाँ पे मैं अपना ही एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि पहले एक्चुअली अगर मुझे कभी ऐसा लगता था कि किसी ने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है या किसी ने मुझे हर्ट किया है, तो मैं उस हर्ट को इतना बड़ा बना के ऐसे चौड़ में बैठ जाती थी कि मुझे कैसे हर्ट कर दिया तुमने, मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर दी तुमने, मुझे ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो। एंड मैं सामने वाले को ऐसा फील करवाती थी कि तुमसे गलत तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा कैसे मुझे बोल सकता है, तुम मुझे अपना दोस्त बोलते हो या तुम मुझे अपनी फ्रेंड बोलती हो और तुमने मुझसे ऐसे बिहेव किया, और मैं उनको इतना गंदा फील करवाऊंगी जैसे कि मुझे हर्ट कैसे कर सकते हो तुम, दोस्त बोलने के बावजूद तुमने मुझे ऐसा कहा, तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा। और मैं ऐसे सोचती थी और अपनी उस हर्ट को लेके मैं ऐसा पहाड़ बना के उसमें अच्छा सा कमरा बना के मैं उसमें सज के बैठ जाती थी कि अब मैंने एस्टेब्लिश कर दिया है कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, अब तुम मुझे सॉरी बोलो, और अब तुम मुझे जितना भी सॉरी बोलो मैं आराम से तो नहीं मानने वाली, क्योंकि मैं हर्ट हूँ, क्योंकि मुझे डिसरिस्पेक्टेड फील हुआ है। लेकिन फिर मैंने ये रियलाइज किया, एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने मुझे ये रियलाइज करवाया, उन्होंने मुझे बताया कि देखो किसी भी रिलेशनशिप में हर्ट होना बहुत ऑब्वियस चीज है, तुम भी हर्ट होगी और मैं भी होऊंगा, ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि हम दो यूनिक इंडिविजुअल्स एक यूनिक रिलेशनशिप का पार्ट है। और हमेशा ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी और मेरी सोच मिलेगी, लेकिन अगर तुम उस हर्ट को हमारे रिलेशनशिप से बड़ा बना दोगी तो वो उसको कम करना भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैंने जहाँ गलती करी है मैं मानता हूँ, ऑब्वियसली हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम एक दूसरे को जानबूझ के तो हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर जाने अनजाने में ऐसा होता है, हाँ आई विल से सॉरी, तुम भी सॉरी बोलोगी, लेकिन अगर तुम उस नाराजगी को उस हर्ट को पहाड़ बना लोगी तो तुम एक्चुअली उस नाराजगी को अपने रिलेशनशिप से भी बड़ा बना दोगी। तो मैंने रियलाइज किया कि एक्चुअली अपने हर्ट को अपने गुस्से को मैं एक जस्टिफिकेशन बना रही थी सामने वाले को एक बहुत बुरी तरह से ट्रीट करने में, तो चाहे कुछ भी है हम सामने वाले को पूरा फील नहीं करवा सकते, और वही एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, अपनी सोच से इतना जुड़ जाते हैं कि हमें सामने वाले की कोई परवाह ही नहीं है। तो उसको हम टॉक्सिक रिलेशनशिप बोलते हैं। और जैसे इस एग्जाम्पल में मैं टॉक्सिक थी, और ये मेरे लिए ये पहचानना ही बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि हम कोई नहीं मानना चाहता कि वो टॉक्सिक भी हो सकती है। अगर ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है तो आप मतलब आपको ये हिंट मिलता है कि आप ही टॉक्सिक हैं। और दूसरा, अगर हर लड़ाई में हर बहस में सामने वाला आपको एक ही बात बोलता जा रहा है, महीनों से सालों से हर लड़ाई में वो हर बार यही बोलते हैं कि अरे तुम हमेशा तुम हमेशा सही नहीं हो सकती, हाउ आर यू 100% करेक्ट, अगर इस टाइप की बातें कोई आपको हर लड़ाई में बोल रहा है, मतलब फाइनली इट्स टाइम टू लिसन। सामने वाला भी सही हो सकता है, हाँ मे बी वो भी 100% नहीं है, बट शायद वो 10% सही है, शायद वो 20% सही है। अगर हम उतना भी देखना नहीं चाहते तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम गलत हैं। तो ये भी पहचानना बहुत जरूरी है कि टॉक्सिक सामने वाला है कि आप टॉक्सिक है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में सुनीता जी? अंकिता, आपने ये बहुत बड़ी बात अपने आप में पहचानी, और आपने खुद कहा कि मैं टॉक्सिक थी इस रिलेशनशिप में। मतलब एक बिहेवियर टॉक्सिक था, मतलब इट वाज नॉट लाइक यू आर टॉक्सिक ऑल द टाइम, बट एक बिहेवियर आपका टॉक्सिक था। तो यही चीज हम लोगों को समझने की जरूरत है कि इंसान बुरा नहीं हो सकता है या इंसान टॉक्सिक नहीं हो सकता है। कई बार होता है जो बिहेवियर उनका होता है वो टॉक्सिक हो जाता है, और वो किस कारण होता है, जैसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन या बातचीत की कमी। जैसे आपने बोला आपके पति ने आपको समझाया, आपने उसकी बात सुनी, तो ये जो है ये कम्युनिकेशन बनी रहती है। तो जब बनी रहती है तब हम एक दूसरे की बात पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। पर अगर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है तो गलत फहमियों का पहाड़ बन जाता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग पाइल अप हो जाती हैं, और ये निराशा की तरफ, फ्रस्ट्रेशन, क्रोध, रिजेंटमेंट की तरफ चला जाता है। लगातार आलोचना करना, कांस्टेंट दूसरे को क्रिटिसाइज करना, हर रोज हर समय जब किसी को नीचा दिखाया जाए या उसको उसका आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचती रहे और उसके अस्तित्व, आइडेंटिटी जो है उसको खत्म हो जाती है,
तो हर इंसान चाहता है कि मैं भी कुछ बोलूं, मैं भी कुछ करूं इस रिलेशनशिप में, पर दूसरा उसको रोक रहा है। वो उसको कह रहा है कि नहीं, तुम अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, तुम अपनी बात कह नहीं सकते, तुम चुप रहो, जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है। तो ये एक दूसरे को आइडेंटिटी ही नहीं दे रहे हो आप, तो फिर ये रिलेशनशिप कंप्लीटली टॉक्सिक है। और ये भावनात्मक रूप से हम बहुत हानि पहुंचाते हैं दूसरे को, क्योंकि दूसरे को लगता है कि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है, मैं भी एक बराबर इस पार्टनरशिप में हूं, पर ये पार्टनरशिप कहीं जा नहीं रहा है, ये संबंध कहीं जा नहीं रहा है, क्योंकि एक आदमी मैनिपुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है इस रिलेशनशिप को। आप पे जो विश्वास रहती है वो विश्वास निकल जाती है, तो वो हम अपने आप को भी डाउट करने लगते हैं, शक करने लगते हैं। तो जब हम शक करते हैं कि क्या मैं जो कह रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, वो सही है कि गलत है, ये डाउट मन में बैठ गया है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको ये डाउट दिया है और आप अपने आप को इस डाउट से देखने लग गए हो। ओके, तो फिर ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है, ऑलरेडी हो चुका है। और वो जो कह रहा है वो अहंकार से बोल रहा है, वो अहंकार से आ रहा है, और दूसरा उसके हर काम में सहायता करता रहता है। मतलब अगर कोई कहता है नहीं ये ऐसे ही होगा, और आप उसमें हामी भरते हो और कहते हो हाँ ठीक है, ओके, ऐसे ही करेंगे। ओके, तो आप क्या हो गए, आप एक एनेबलर हो गए। और जब हम पहले एक दो बार, पांच बार वो गलत काम करते हैं, गलत बात कहते हैं और हम हामी भरते हैं, तो वो लोग सोचते हैं हम तो हर चीज पे हामी भरेंगे, तो ये रिलेशनशिप टॉक्सिक ऑलरेडी है। एक गाना मुझे याद आ रहा है, आपकी कसम का गाना है, जिसमें वो कहता है कि सुनो दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो। तो अगर आप इसको अपने घर में न्योता देके बुलाते हैं शक को, तो हर चीज पे शक करते हैं, तो फिर वो संबंध ऑलरेडी टॉक्सिक है। मीडिया की तरह नहीं, आप खुद पहचान सकते हैं कि ये मैं जिस संबंध में हूँ, मैं जिस रिलेशनशिप में हूँ, वो क्या टॉक्सिक की तरफ बढ़ रहा है या नहीं। इसका आंकलन आपको करना आना चाहिए। अंकिता जी, क्या आप बोलते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जैसे आपने एनेबलर की बात की, तो हाँ, हम ये तो मानते हैं कि सामने वाला गलत है, लेकिन उस डायनामिक में हमारा क्या रोल है, उस रिलेशनशिप में हम क्या रोल एज्यूम कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि अगर कोई गलत कर रहा है तो आप बोलते नहीं है, आप चुप रहते हैं, तो वो भी आपकी गलती है। इसी तरह ये भी समझना जरूरी है कि आप कहीं सेल्फ टॉक्सिक तो नहीं है, आप खुद से किस तरह से बात कर रहे हैं। जैसे कितनी बार ऐसे भी कहा जाता है कि आप वैसा टाइप का रिलेशनशिप एक्सेप्ट करते हैं जैसा आपको लगता है आप डिजर्व करते हैं। तो अगर कोई आपको बुरी तरह से ट्रीट कर रहा है तो आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि आप वैसा ही व्यवहार डिजर्व करते हैं रिलेशनशिप में। और ये भी एक बिलीफ सिस्टम है जो पहचानना बहुत जरूरी है। एक बार हम देखते हैं नए पेरेंट्स में कि वो बोलते हैं कि हाँ, स्पेशली लेडीज में भी मैंने सुना है कि हाँ, मैं तो सह लूंगी, मुझे तो बहुत परेशान करा है, मैं तो फिर भी चलो अब तो मुझे आदत हो गई है सुनने की, सुन लूंगी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मेरे बच्चे पे किसी ने आंख उठाई तो फिर मैं जवाब दे दूंगी फिर और फिर बच्चों के नाम पे जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर की काली माँ दुर्गा जग जाती है और वो फिर सबको सीधा कर देते हैं। लेकिन अपने लिए वो लड़ाई कोई नहीं करता है। तो एज अ मदर और एज अ फादर वो बहुत अच्छी चीज है कि आप अपने बच्चे के लिए एक स्टैंड ले रहे हो, आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हो। लेकिन एज एन इंडिविजुअल ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि आप वहीं पे ये भी दिखा रहे हो कि ये रिस्पेक्ट और ये प्यार मेरा बच्चा डिजर्व करता है लेकिन मैं नहीं डिजर्व करती। और कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे को भी दिखा रहे हो, सिखा रहे हो कि एक्चुअली जब वो बड़ा होगा
तो वो भी अपने बच्चे के लिए तो लड़ेगा, अपने बच्चे के लिए आवाज भी उठाएगा, लेकिन अपने लिए कभी नहीं उठाएगा, क्योंकि उसने वो देखा नहीं अपने माँ बाप को करते हुए। तो हमें ये समझना है कि हाँ, हम हमारा इंटेंशन अच्छा है, लेकिन अगर हम अपने बच्चे के लिए वो कर सकते हैं, और अगर हम अपने पार्टनर के लिए वो कर सकते हैं, क्योंकि कितनी बार लोग अपने खुद के माँ बाप से लड़ जाते हैं अपने पति और पत्नी के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि हम उन्हें प्यार करते हैं, हम उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद के लिए वो स्टैंड नहीं लेते हैं। तो इन हर जगह पे आप ये दिखा रहे हैं कि सामने वाले की वैल्यू आपसे ज्यादा है। तो हम प्यार किसी को करना गलत चीज नहीं है, किसी और को सपोर्ट करना गलत चीज नहीं है, पर वही प्यार, वही सपोर्ट, वही रिस्पेक्ट खुद को ना देना एक बहुत गलत चीज है। आपका जो इंटरनल डायलॉग है, क्या वो टॉक्सिक है? क्या आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा टॉक्सिक आप हैं? बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आई एम माई बिगेस्ट क्रिटिक, अपनी सबसे ज्यादा निंदा तो मैं ही कर लेती हूँ या मैं ही कर लेता हूँ। बट क्या वो एक अच्छी एक सोच है कि हम समझते हैं कि दुनिया में इतने चैलेंजेस हैं, दुनिया में इतने प्रॉब्लम्स हैं, अगर घर से बाहर हमें लड़ना ही है, हमें क्रिटिसिज्म सुनना ही है, तो क्या हम खुद के साथ एक काइंडनेस के साथ बिहेव नहीं कर सकते? क्या हम खुद को वो एक प्यार नहीं दे सकते जो हम एक्चुअली हर किसी को दे रहे हैं, पर खुद को नहीं दे पा रहे हैं? और स्पेशली सुनीता जी और मैं एनर्जी हीलिंग की बात करते हैं, हम लोग थेरेपिस्ट हैं, तो हम ये समझते हैं कि आपकी जो दुनिया है, बाहर की दुनिया, वो आपकी अंदर की दुनिया की एक रिफ्लेक्शन है। तो अगर आप अपने लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, तो आपकी दुनिया में भी वही क्रिटिसिज्म नजर आएगा। तो इसलिए अपना टॉक्सिसिटी जो अपने खुद के साथ है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप खुद में पहचानते नहीं हैं, वो दूसरे में कैसे पहचान सकते हैं? कि जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी चीज अनबन हो जाती है, संघर्ष है एक दूसरे के बीच में, पर हम उस संघर्ष को खत्म नहीं करते, तो या तो गुस्सा करके खत्म कर दो, ओके, या एक दो बात सुना के खत्म कर दो, ओके, पर बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, मुंह बंद रखते हैं। जब हम संघर्ष को अनदेखा है ही नहीं ऐसा मानते हैं, तो सॉल्यूशन नहीं निकलता है, और संघर्ष जो में फंसे ही रहते हैं, कभी उसका सॉल्यूशन हमको मिलता नहीं है। और जब भी हम कॉन्फ्लिक्ट के लिए उठते हैं, ओके, एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े होके एक दूसरे से बात करना, गुस्से में ही सही, बात तो कर रहे हैं, या एक दूसरे को संबोधित कर रहे हैं, तो उसका एक उपाय हमें मिल सकता है अगर हम उसको अनदेखा करते और कहते हैं कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है हम दोनों के बीच में, हम बिल्कुल सही हैं, हम पिक्चर परफेक्ट है यहाँ पे, कोई हम सबसे बेस्ट रिलेशनशिप में है। अगर ये सब इस पर्दे के पीछे से हम देख रहे हैं, तो कैसे आपका कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा? नहीं होने वाला है, क्योंकि आप उसे झुठला रहे हैं। पर जब झुठला रहे हैं, तो फिर वो स्ट्रगल तो जीवित रहता है ना, फिर टेंशन रहता ही रहता है। ऐसा है जब हमारे मर्यादा का उल्लंघन होता है, जो हम एक बॉर्डर लगाते हैं, जो कोई क्रॉस न करे हमारे ऊपर, चाहे मानसिक तरीके से हो, चाहे शारीरिक तरीके से हो, चाहे भावनात्मक पूर्ण तरीके से हो, एक बॉर्डर होता है जिसके दायरे के अंदर हमारी मर्यादा बनी रहती है, और वैसे ही दूसरे का भी एक मर्यादा होता है, और हम एक दूसरे की मर्यादा का रिस्पेक्ट करना सीखे, आदर करना सीखे, तब हमारा रिलेशनशिप गुड रिलेशनशिप है। पर अगर हम ये आदर नहीं करते हैं, ये रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तब हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है। अगर हम समझे, मैं अपना व्यू पॉइंट दे रही हूँ, मैं अपनी तरह का समझ बता रही हूँ, शायद दूसरे के पास भी कोई अलग समझ हो, कोई अलग सॉल्यूशन हो, और वो बता रहे हैं, कम से कम सुन तो लूं मैं। आर्ग्यू कर सकते हो, मैं नहीं कह रही हूँ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, आर्ग्यू करना चाहिए, उसको संबोधित करना चाहिए, पर आर्ग्यूमेंट में अगर एक स्तर पे पहुंच रहे हो जहां आपका मर्यादा नहीं है और दूसरे का मर्यादा नहीं, तो फिर आप उस आर्ग्यूमेंट को वहीं के वहीं छोड़। कई औरतें हैं ऐसे रिलेशनशिप में, औरतें ही नहीं मर्द भी हैं बेचारे, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ,
कई मर्द भी बहुत सहते हैं। एक किताब है, मुझे याद आ रहा है, इसका रेफरेंस मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी। मीरा कृष्णबॉम इसने लिखा है, टू गुड टू लिव, टू बैड टू स्टे। मतलब बहुत ही अच्छा है छोड़ने के लिए और बहुत ही बुरा है रहने के लिए। ऐसा रिलेशनशिप बिल्कुल टॉक्सिक है कि नहीं है? और भी कई किताबें हैं जो आपको मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप प्लीज इन सब किताबों को पढ़ो, समझो कि आपका रिलेशनशिप है क्या। ओके, हाउ टू मूव फ्रॉम अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये नूतन मिश्रा ने एक किताब लिखी है, बहुत ही सुंदर किताब है। और सीक्रेट्स ऑफ रिलेशनशिप प्रदीप ठाकुर ने लिखी है। सुनीता जी, आपने ये जो बाउंड्री की बात कही है ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि हमें ये देखना है कि हम अलग इंडिविजुअल्स हैं। हमारे जैसे अगर हम अपने पार्टनर की बात करें, उनके पेरेंट्स की कुछ समझ रही है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स की कुछ समझ रही है, फिर उनकी सोसाइटी जहां से वो आए हैं वो अलग हो सकता है, जहां उन्होंने पढ़ाई की है, उनके टीचर्स, उनके फ्रेंड्स। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस मिला के एक यूनिक इंसान बनता है, और उसी तरह हम भी यूनिक है। तो जैसे हमें पूरा हक है अपना ओपिनियन रखने का, अपना एक आइडेंटिटी रखने का, अपने बिलीव्स रखने का, उसी तरह सामने वाले को भी वो हक है। कितनी बार हम सामने वाले को उनके पेरेंट्स के बेसिस पे भी जज करते हैं, उनके रिलीजन के बेसिस पे जज करते हैं कि हाँ उनके तो पेरेंट्स ऐसे हैं तो ऑब्वियसली वो तो ऐसे होंगे ही, या उनके वो तो इस रिलीजन से आते हैं तो हाँ उनका तो बिलीफ ऐसा होगा ही। लेकिन हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि जो उनका बिलीफ सिस्टम है वो गलत नहीं है, वो अलग है। हम बहुत जल्दी अटैक्ड फील करते हैं कि अगर कोई हमारे जैसा नहीं सोचता तो वो गलत है, या कोई अगर हमसे अलग है तो वो गलत है। तो इसी तरह एक बहुत बेसिक चीज है कि एटलीस्ट आप अपने रिलेशनशिप में तो सामने वाले को वो स्पेस दे सकते हैं। हमारे लिए हमेशा दुनिया में वो स्पेस देना आसान नहीं होता है। कई बार लोग इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं कि हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो कई बार हमारे मॉरल एथिकल बिलीफ से अलग रहता है। बट उस केस में भी इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई हक है कि हम जाके उन्हें गलत बोले। हाँ, हम मान सकते हैं कि वो गलत है। अगर हमें लगता है कि वो गलत है हम उन्हें कह भी सकते हैं, लेकिन हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते अपना बिलीफ सिस्टम अपनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे इजी है, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, माँ बाप हैं या पार्टनर हैं, एटलीस्ट उनके बिलीफ सिस्टम्स को आप सुनना शुरू कीजिए। और आप वहां पे सबसे पहला कदम आप उठाइए ये देखने के लिए कि कैसे उनके बिलीफ सिस्टम से मैं भी कुछ सीख सकती हूँ। क्योंकि वो अपनी एक पूरी अलग एक्सपीरियंस, अपनी पूरी जिंदगी जी के आपके सामने खड़े हैं, और आप उनके सामने। तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि अरे ये बिलीफ मेरा अच्छा है, चलो मुझसे सीख लो। उसी तरह कुछ उनसे भी आप सीख सकते हैं। और इज्जत देना आपके लिए यहाँ पे थोड़ा आसान हो सकता है, क्योंकि आप प्यार भी करते हैं, आप के साथ एक अटैचमेंट भी है। तो इसके लिए सामने वाले की एग्जिस्टेंस अलाउ करना, उनके बिलीफ सिस्टम्स अलाउ करना एक बहुत ग्रोथ का साइन है। और वो आप ना ही आपको एज एन इंडिविजुअल ग्रो करने में हेल्प करेगा, बल्कि आपके बच्चों को भी सिखाएगा कि दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं, और हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है, हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना है, और हमें उन्हें समझना है। तो ये आपको हेल्प करता है कि आप टॉक्सिक ना बने, आप अपने रिलेशनशिप को टॉक्सिक होने से बचाएं, और आप अपने बच्चों को भी मदद कर सकते हैं कि वो भी अपने आगे के जो रिश्ते हैं उन्हें एक बैलेंस के साथ जी पाए। तो अगेन ये एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, सबसे पहले अपने जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ शुरू करिए, और धीरे धीरे अपना सर्कल बढ़ाइए। वो आप देखेंगे कि जितने अलग किस्म के लोगों से आप मिलेंगे उतना आपका खुद का ग्रोथ होगा, और उतना आपको खुद को वो हेल्प करेगा आपकी लाइफ आसानी से जीने में। अंकिता, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हर बार कहना कि आप अपने फैमिली के पास क्यों जा रहे हो, क्यों बात कर रहे हो उसके साथ, दोस्तों का सपोर्ट क्यों चाहिए तुमको, तुम अपने आप जियो। मतलब हर सपोर्ट सिस्टम जब आपसे छीन दिया जाए, दूर कर दिया जाए, तो फिर आपको गलत रास्ते पे और गलत तरीके से आपको भरमाने का कोशिश करने का
ये एक असामान्य बिहेवियर है, असामान्य शक्ति का बिहेवियर है, जो एक अच्छे रिलेशनशिप को बिगाड़ दे सकता है। और जब एक आदमी ये शक्ति, अपने कंट्रोल, पावर, ये कंट्रोल में रखता है और दूसरे को बिल्कुल नहीं देता है, तो फिर वो क्या हो जाता है, असामान्य रिलेशनशिप बनती है। और इस असामान्य रिलेशनशिप में शक्तिहीन दूसरा व्यक्ति पाता है और डिमांडिंग बहुत हो जाता है कि मैं जो कहूं तुम सुनो, मेरी इच्छा है उसकी पूर्ति होनी चाहिए, तुम्हारी इच्छा क्या है उसका मुझे क्या लेना देना, तुम्हारी इच्छा क्या है। ओके, तो जवाबदारी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेने का हमारे एक्शंस का। तो फिर ये जो है ये असामान्य है। पर हेल्थी रिलेशनशिप में दोनों सामान्य हो जाते हैं, दोनों के एक्शंस सेम है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये हम लोगों को सीखना चाहिए और कम से कम अवेयरनेस रखना चाहिए। एक अवेयरनेस में आता है ना, तो हम लोग को पहचानने लगते हैं, अरे ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये मेरी तरफ से गलती हो रही है, यहाँ मुझे अपने आप को रोकना है, यहाँ कम से कम ये गलत बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देती हूँ देवदास का। शाहरुख खान है देव उसमें, और वो हर एक को ब्लेम करता है, सबको ब्लेम करता है, कुछ अकाउंटेबिलिटी अपने पास है ही नहीं, सबको ब्लेम करता है। तो उसका एक बहुत फेमस डायलॉग है, बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कहा हवेली छोड़ दो, और एक दिन आएगा जब वो कहेंगे दुनिया छोड़ दो। मतलब तुम्हारी खुद की कुछ पर्सनैलिटी है कि नहीं है, तुम कुछ सोचते हो कि नहीं हो, जो जिसने जो बोला वो करते जा रहे हो, मतलब खुद का क्या, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है यहाँ पे। तो ये रिकग्नाइज करना आना चाहिए, ये बहुत क्रूशियल है मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप। इसके लिए हमको कहाँ ब्लेम डाल रहे हो, कहाँ किसके ऊपर क्या लालचन लगा रहे हो। इट्स एसेंशियल टू एड्रेस एनी टॉक्सिक बिहेवियर, कोई भी आचरण समझने के लिए और प्राथमिकता देने के लिए, प्रायोरिटाइज के ओपन कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ बातचीत, आपस में रेस्पेक्ट, मर्यादा, आदर, सम्मान, एक दूसरे के ऊपर विश्वास, ये बहुत जरूरी है जब आप एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो। चलिए अंकिता जी, नुस्खे की तरफ बढ़े हम। तो सुनीता जी, आपने शाहरुख खान की बात की। एक्चुअली शाहरुख खान मेरा फेवरेट एक्टर है और मेरा पहला नुस्खा जो है वो शाहरुख खान से ही इंस्पायर्ड है, और उसका नाम है मैं हूं ना। तो जैसे कि आपने मैं हूं ना देखी है, उसमें एकदम सपोर्ट सिस्टम की बात है कि कुछ भी हो जाए मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसी तरह आपको अपने खुद के लिए वो सपोर्ट सिस्टम बनना है। चाहे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉक्सिसिटी है, चाहे आपके सामने वाला टॉक्सिक है, चाहे आप किसी की तरफ टॉक्सिक हैं या आप खुद की तरफ टॉक्सिक हैं, पहला कदम हमेशा यही है कि आपको अपनी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, क्योंकि वहीं से आप एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ पाएंगे। आप प्रॉब्लम को समझ पाएंगे और सोल्यूशन की तरफ बढ़ पाएंगे। यहाँ पे अगेन पहला कदम है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जैसे सुनीता जी, आपने शुरुआत में कहा था कि कई बार लोग सिचुएशन से इसलिए नहीं निकलते क्योंकि फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट है किसी के ऊपर। तो पहला कदम है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए। आप देखिए कि क्या आपके कुछ शौक है, बचपन के शौक है, जहां से आप उनको मोनेटाइज कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इतना आसान हो गया है अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना, और इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स हैं जिसके लिए आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, आप कोर्सेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला कदम हमेशा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी होता है, क्योंकि जैसे ही आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हैं वहां से आपको एक अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस आता है। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, कई बार लड़के भी कुछ ऐसे फैमिली सिचुएशंस में होते हैं जहां पे वो अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने माँ बाप के साथ एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट में फंसे हैं, लेकिन इसीलिए वो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर वो अपना खुद का कुछ परस्यू करना शुरू करें, साइड पे
थोड़ा बहुत इनकम शुरू करें, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा और वो आपको एक खुद को सपोर्ट बनाने में हेल्प करेगा कि आप उस सिचुएशन से निकल सके। और उसके अलावा आप हमेशा खुद की सपोर्ट करने का एक ये भी तरीका है कि आप मदद मांगिए। अगर आपको मदद की जरूरत है तो ढूंढिए कौन सही इंसान है आपकी मदद कर सकता है। अब यहाँ पे जैसे कितनी बार लोग बोलते हैं कि अरे मेरी दोस्त मेरी थेरेपिस्ट है, लेकिन ये भी एक सही अप्रोच नहीं है। हाँ, हमें सपोर्ट की जरूरत है और हमारे लिए हमारे जो दोस्त हैं वो बहुत वैल्यूएबल हैं, क्योंकि वो हमारी बात सुनते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें एडवाइस देते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वो सपोर्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे एक्चुअली आपको बाहर लोगों से मदद लेने की जरूरत है, चाहे वो थेरेपिस्ट है, चाहे वो लॉयर है, या चाहे वो कोई और इंसान है जो आपको एक बहुत ही प्रोफेशनल कैपेसिटी से आपकी मदद कर सकता है, चाहे आपको फिजिकली हील करने में या मेंटली हील करने में, आपकी प्रॉब्लम को समझने में या आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने में। तो मदद मांगना भी एक अपनी मदद करने का तरीका है, क्योंकि बहुत लोग मदद मांगते नहीं है और कोशिश करते हैं कि हम खुद ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। आप कोशिश कीजिए, लेकिन अगर एक लेवल के ऊपर वो नहीं हो रहा है और आप काफी महीनों तक या कई बार सालों तक किसी सिचुएशन में फंसे हैं, तो समय आ गया है कि आप मदद लें। और वो पहला ही कदम है, जब हम मैं हूं ना बोलते हैं तो आप अपने लिए सबसे पहले खड़े हुई और उसके बाद देखिए कि और आपको किसकी जरूरत है। तो ये मेरा पहला नुस्खा है। फिर इसके बाद दूसरा जो मेरा नुस्खा है वो है डोंट बी पंकज उदास। तो जैसे सुनीता जी ने देवदास की बात की, इसी तरह अगर आपने एक मूवी देखी है सिंग इज किंग में एक कैरेक्टर है, पंकज उदास ही है उसका नाम। एंड कोई कुछ भी बात कर रहा है वो बीच में अपना रोना शुरू कर देते हैं। कोई भी अच्छी से अच्छी खुश से खुश सिचुएशन हो वो उसमें अपना रोने का रीजन ढूंढ ही लेंगे। तो इसी तरह कई बार हम अपनी विक्टिमाइजेशन को अपनी आइडेंटिटी बना देते हैं, हमारी प्रॉब्लम हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। तो वो जब हमने आइडेंटिटी बना ली तो ऑब्वियसली वो हमसे दूर क्यों होगी। अगेन यहाँ पे कितने लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, अरे नहीं मैं तो कितना सह चुकी हूँ, मैं तो इतने सालों से सह रही हूँ, अरे मेरे साथ तो इन्होंने क्या क्या किया, इनको मैं कभी भूलूंगी नहीं, इनको मैं माफ नहीं करूंगी। तो आप उस आइडेंटिटी को ना एक जकड़ के बैठे हो, आप एक अबला नारी या एक बेचारा कोई दुखी पुरुष बन के वो पंकज उदास जैसे बन के बैठे हैं सच के, और उसके आगे आप बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि अगर जैसे हमने एंगर वाले एपिसोड में भी बात की थी, जब हमें लगता है कि हम सही है और सामने वाला गलत है, तो हम ना एक सुपर हीरो वाली फीलिंग में आ जाते हैं कि हाँ अब मैं सही हूं मतलब मैं ऊपर हूं। तो जब आप वैसी आइडेंटिटी बना लेते हैं तो एक्चुअली विक्टिमाइजेशन भी जो है वो भी एक तरह की आपको सुपर हीरो वाली फीलिंग देता है, क्योंकि अब आप सही है और सामने वाला गलत है, और हम बार बार वो कहानी को दोहराते हैं। हमें जो भी सुनने वाला मिल जाए हम उसको बार बार दोहराते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये किया। और वो अगेन हम जितनी बार सुना रहे हैं वो हमारी आइडेंटिटी बन रही है। अब आपके प्यार करने वाले हैं वो आपकी, नॉर्मल लोग एक दो बार सुन के थक जाएंगे, प्यार करने वालों की कैपेसिटी ज्यादा है, वो 50 बार भी सुन लेंगे, वो 100 बार भी सुन लेंगे। बट उसके बाद वो भी पीछे हट जाएंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि आप सिर्फ कंप्लेन करना जानते हैं और आप सोल्यूशन नहीं लेना चाहते। तो वहां पे आपको पंकज उदास मेंटालिटी से निकलना है। हम समझते हैं कि बहुत मजा आता है बोलने में कि पता है उसने कैसा किया मेरे साथ, पता है, और मैं सही हूँ। लेकिन जब तक आप उस आइडेंटिटी से नहीं निकलेंगे आप एक्चुअली सोल्यूशन की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे पंकज उदास एंड जैसे सुनीता जी ने कहा देवदास, इस मेंटालिटी से निकलो, ब्लेम करना छोड़ो और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लो, ताकि तुम आगे बढ़ सको। और ये आगे जाके ना कि अपनी दुख लोगों को सुनाओ, बल्कि अपने दुख से उभर के जो तुम लेसन सीख रहे हो, जो तुम ग्रो कर रहे हो, उससे लोगों को इंस्पायर करो। वो एक ऐसी जिंदगी है जो हर कोई जीना चाहता है। तो वो जिंदगी का गोल रखो और ना कि पंकज उदास वाली जिंदगी का। अंकिता बिल्कुल, पंकज उदास तो मुझे बहुत पसंद आ गया है। पर मैंने पंकज उदास के बारे में बहुत अच्छे गायक थे और वो गायक हैं और गाना बहुत अच्छा गाते थे। उसका एक तालमेल इस तरह का मैंने पहली बार सुना है और मुझे बहुत मजा आ रहा है इस चीज का एसोसिएशन, डिफरेंट एसोसिएशन है। मेरा पहला नुस्खा है खुली बातचीत, जो मैं पहले से ये एपिसोड में कह रही हूँ।
रेगुलरली गोल ओरिएंटेड बात करो, रेगुलर टाइम निकालो एक दूसरे से बात करने के लिए। तो कैसे बात करें, कैसे बातचीत कर सकते हैं? ओके, इस नुस्खे के लिए मैं थोड़ा सा एक एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं अंकिता के साथ सिखा रही हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने कहा, जो भी अभी मैंने कहा, अंकिता एक्टिवली लिसन कर रही है, सुन रही है, और वो रिपीट करती है जो मैंने कहा, एग्जैक्ट वर्ड्स रिपीट करके बताओ। जो भी मैंने कहा अंकिता वो सब सुन रही है, एक्टिव लिसनिंग कर रही है और उसको रिपीट कर रही है। एग्जैक्टली तो फिर क्या होता है, अगर आपने कुछ बोला, ओके, जैसे मैं कह रही हूँ अंकिता को कि अंकिता तुमने ये बात जो कहा था वो गलत है और मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं लगा है, प्लीज इस बात को आगे मत कहना। अब अंकिता ने सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, राइट? तो अंकिता अब जो मैंने कहा उसको अपनी तरीके से बताएगी। तो बताइए। तो पहले तो मैं ये सोचूंगी कि मैंने क्या कहा जो आपको अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद मैं सोचूंगी कि अच्छा, क्या अच्छा नहीं लगा? जो भी मैंने कहा होगा ठीक ही कहा होगा, ऐसा क्या अच्छा नहीं लगा? तो ये इंटरनल डायलॉग हो गया, जो आपने किया वो इंटरनल डायलॉग हो गया, ठीक है? यही एक चीज है जो रिलेशनशिप को बिगाड़ता है, क्योंकि सामने वाला जो कह रहे हैं वो तो सुन नहीं रहे, हमारे मन में जो चल रहा है वही बात सुन रहे हैं, राइट? तो उसके कारण हम आगे बढ़ नहीं पाते और दूसरे की बात सुन नहीं पाते, तो एक्टिव लिसनिंग हम कर नहीं पा रहे, राइट? तो अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ कि अंकिता आपने जो बात कही थी मुझे बुरा लगा, आगे ये बात मत कहना, ठीक है? अगर अंकिता ने सुन लिया ये बात को और अंकिता रिपीट करती है, आपको वो बात अच्छी नहीं लगी जो मैंने कही और आप कह रहे हो कि मैं दोबारा इस तरह से बात ना करूं, ये सही है, मैंने सही सुना है, तो फिर क्या होता है, जो मैं कह रही हूँ और जो वो सुन रही है सेम टू सेम है और अलग नहीं है। उसके मन में उसका इंटरनल डायलॉग नहीं चल रहा है, वो एक्चुअली सुन रही है जो मैं कह रही हूँ, राइट? तो वो एक्टिविटी आप अपने रिलेशनशिप्स में कीजिए। आपके बॉस ने आपको कुछ बोला, राइट? और आपने कुछ और सुना और उसके कारण आपने कुछ और किया, और वो जो किया वो जाके बॉस को दिखाया और बॉस कहता है मैंने क्या कहा, तुमने क्या किया, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, दोबारा करके लाओ, वही रिलेशनशिप बिगड़ गया। अगर बॉस आपको बोलता है, राइट? तो अंकिता जी आप मुझे कुछ कहिए। ओके, सुनीता जी आज आपकी कुर्ती बहुत अच्छी लग रही है और ये कलर भी बहुत अच्छा है। आप हर बार रोज यही कलर पहन के आइए। अंकिता जी आप ये कह रहे हैं आपको ये कलर पसंद है और आप कह रहे हैं कि मैं ये कलर बार बार पहनूं? हाँ जी। अच्छा, मुझे भी अच्छा लगता है, पर बार बार तो शायद मन ना पहनूं, पर बीच बीच में कभी कभी मैं ये कलर पहन लूंगी आपकी खुशी के लिए और मैं आपको आके दिखाऊं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या हुआ कि जो उन्होंने कहा वो मैंने सुना, चाहे वो उन्होंने मेरे लिए अच्छी बात कही या बुरी बात, जो भी है, पर एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वही मैंने सुना। अगर मैं इंटरनल डायलॉग अपना जारी रखूं, उन्होंने बोला सुनीता जी आपका कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है या ये कलर आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, और मैं कहूँ इसको क्यों पसंद है, ये क्यों कह रही है कि मैं बार बार यही चीज पहनूं, तो मतलब मैं उसकी बात तो सुन नहीं रही हूँ, मैं अपने मन में जो चल रहा है उसकी बात सुन रही हूँ, यही कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है। तो कम से कम अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिपीटिंग दोबारा जो उन्होंने कहा उन्हीं को बोल के दिखाना कि आप ये कह रहे हैं और मैंने इस तरह से सुना है, तो एक क्लियर कम्युनिकेशन का एक तरीका नुस्खा है। दूसरा नुस्खा जो है वो ये है कि बाउंड्री लाइन निर्धारित करना, एस्टैब्लिशिंग क्लियर बाउंड्रीज। जो
आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हो। इसका जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई उपाय देके ही बोलती हूँ, 4 स्तंभ है, 4 स्तंभ। इसका जो 4 स्तंभ का मैं एग्जाम्पल, और ये मैं अपने क्लाइंट्स को करने के लिए बोलती हूँ जो रिलेशनशिप इश्यूज में से आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहती हूँ एक कॉपी ले लो और वो कॉपी में 4 अलग अलग पोर्शंस बना लो, मतलब गैप में पहले चालू करो, एक 10-15 पेज छोड़ दो, दूसरा फिर चालू करो, फिर 15-20 पेज छोड़ दो, और फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है। अब ये 4 पोर्शन में आपने क्या करने का है, 4 स्तंभ बनाने। फर्स्ट पोर्शन में आपने लिखने का है कि आपको क्या मान्य है, एक्सेप्टेबल दूसरे के बारे में, ओके। मुझे मेरे पार्टनर के बारे में या मेरे रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, माँ बाप के साथ हो सकता है, बॉस के साथ हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ हो सकता है, भाई बहन के साथ हो सकता है, जो भी रिलेशनशिप में आप हैं, उस रिलेशनशिप में क्या मेरे लिए मान्य है, व्हाट कैन आई एक्सेप्ट इन दिस रिलेशनशिप, व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू मी, ठीक है। तो वो पहला लिस्ट बनेगा। फिर जो 15-20 पेज मैंने कहा छोड़ दो, और क्यों छोड़ने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आप लिखते रहोगे, आज याद नहीं आएगा, कल कुछ और याद आएगा, परसों कुछ और याद आएगा, तो आप उस लिस्ट में ऐड करते जाओगे, ठीक है। सेकेंड लिस्ट जो बना रहे हो 15-20 पेज के बाद जो बना रहे हो, उसमें आपने लिखना है आपको क्या अमान्य है, वॉट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अमान्य मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, गीला टवल बेड पे पसंद नहीं, व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ओके। फिर 15-20 पेज छोड़ देने का, अगेन वहां पे आप ऐड करते जाओगे जैसे जैसे आपको याद आता जाएगा, ठीक है। तीसरा लिस्ट जो बनाओगे उसमें आप जो अमान्य है उसमें से आप क्या सहन कर सकते हो, वॉट कैन यू टॉलरेट आउट ऑफ वॉट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ठीक है, वो गीला टवल डालता है, मैं उठा के बाहर सुखा दूंगी, वॉट इज टॉलरेबल, क्या मैं सहन कर सकती हूँ या सहन कर सकता हूँ, वो आप तीसरे लिस्ट में लिखोगे। और अगेन 15 पेज छोड़ने का है, वो इसलिए कि आप ऐड करते जाओगे। और चौथा जो लिस्ट है, व्हाट इज बिल्कुल असहनीय, व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल, नो नो, लाइक अल्कोहल पीता है, बहुत ज्यादा पीता है, ओके, एक ग्लास पीने की बात नहीं कर रही हूं मैं यहाँ, रोज 4 बोतल शराब पीता है, उसकी बात कर, ड्रग्स लेता है, किसी चीज का एडिक्शन है, वो सब नो नो, असहनीय है, वो वाली चीजें आप वहां पे लिखो। तो आप अपने लिए क्या लिख रहे हो, ये क्यों लिखने के लिए कह रही हूं मैं आपको, आपको समझ में आएगा आप क्या सहन कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, और क्या आपका डील ब्रेकर है इस रिलेशनशिप में, इस संबंध में क्या आपके लिए असहनशील है। तब आपको क्लैरिटी आएगी कि हाँ बाबा, ये 1 2 3 चीजें सहनशील है, और बाकी चीज मैं सहन कर सकती हूँ या मेरे लिए मान्य है या अमान्य, आप समझोगे। और ये कई बार मैं उन लोगों से भी कराती हूँ जो शादी करना चाहते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में है, तो मैं उनको तब भी करा देती हूँ कि शादी से पहले ये काम करो पहले, तो आपको समझ में आएगा आगे जाके आपको करना क्या, ठीक है। तो ये एक नुस्खा मेरा 4 स्तंभ वाला, क्या मान्य है, क्या अमान्य है, क्या सहन शक्ति में आता है, और क्या असहनशील है, what is acceptable, what is not acceptable, what is tolerated out of not acceptable, and what is a no no deal breaker। 4 याद रख। ये बहुत अच्छा है सुनीता जी, क्योंकि इसमें जैसे आपने जो थर्ड वाला पिलर बोला कि आप क्या सहन कर सकते हो, तो एक्चुअली अगर हम उसको देखेंगे, हमारी जो रेगुलरली बहुत लंबी लिस्ट चलती रहती है कि ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, एक बार अगर आप वो देख लेते हैं कि हाँ ये चीजें तो मैं टॉलरेट कर सकती हूँ,
तो एक्चुअली आपकी या तो लिस्ट पूरी तरह से खत्म हो सकती है या बहुत छोटी हो सकती है, और वो ही आपको एक सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग देता है कि हाँ एक्चुअली इतना भी प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजेबल है सब चीजें। तो ये एक्चुअली बहुत अच्छी टिप है, और एक्चुअली ये मैं भी करूंगी अपने हस्बैंड के साथ। इनफैक्ट मैं उनको भी बोलूंगी और मैं भी करूंगी, हम दोनों बैठ के एक दूसरे के लिए ये करेंगे कि ताकि हम समझ सके, और एक्चुअली जो हम दोनों के लिए अनएक्सेप्ट अनटॉलरेबल है, हम उस पे एक्चुअली फोकस कर सकते हैं कि ये नहीं करना है या इसके ऊपर काम करना है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, और मैं भी आज से आई विल ऑल्सो टेक इट फॉरवर्ड, एंड मैं भी अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करूंगी। सो थैंक यू सो मच। ये अगर अंकिता जैसे आप बोल रहे हो, आप अपने हस्बैंड के साथ बैठ के करोगे, इतना आपका रिलेशनशिप इससे बेहतर बन जाता है। किसी की जरूरत नहीं है, आपको खुद समझ में आने लगता है कि ये मेरे लिए सहनशील नहीं है भैया, ये मत करो। बस ये एक चार चीज है जो मैं आपको मना कर रही हूँ, और बाकी सब मैं सह सकती हूँ। राइट? सो वो फर्क, वो जो चीज है, वो बहुत हमारे रिलेशनशिप को सरल बना देता है, बहुत आसान बनाता है। जी बिल्कुल। और एक्चुअली सुनने वालों के लिए मैं एक्चुअली एक डिस्क्लेमर भी दूंगी कि जब आप बोलते हो कि मैं ये सहन कर सकती हूँ, तो वहां पे एक्चुअली कोई बलिदानी नहीं बनना है, कोई सैक्रिफाइस नहीं करना है कि मैं तो सब सह लेती हूँ या मैं तो सब सह लेता हूँ। एक बहुत ऑनेस्टी के साथ अपने साथ बैठ के ये एक्सरसाइज कीजिए और देखिए कि क्या है जो आप एक्चुअली में सहन कर सकते हैं। सहन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी सहन कर रहे हैं और फिर 5 दिन के बाद आप एक्चुअली रिएक्ट करेंगे। वैसा वो सहन करना नहीं होता है, पर सहन करना होता है कि आप एक बहुत ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ बोल रहे हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है बट मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। तो या एक्सेप्ट करता हूँ, तो वो मेरे ख्याल से करना जरूरी है, क्योंकि ये लूप होल मेरे दिमाग में आया। अगर मेरे दिमाग में आया तो आई एम श्योर और भी किसी के दिमाग में आ सकता है। तो डेफिनेटली इस एक्सरसाइज को तो करना जरूरी है, बट ऑनेस्टी के साथ करना भी बहुत जरूरी है। यहाँ से मेरा अगला नुस्खा है ताला और चाबी। यानी कि ये ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में बांधे रख रही हैं, आपको इस रिलेशनशिप में लॉक करके रख रही हैं। क्या पैटर्न है, क्या बिलीफ सिस्टम है, क्या सोच है जिसने आपको इस रिलेशनशिप में रखा हुआ है। क्या ये ऐसी सोच है कि मैं डिवोर्स नहीं ले सकती या डिवोर्स लेना बहुत ही गलत बात है। क्या ये ऐसी सोच है कि रिलेशनशिप्स में तो प्रॉब्लम्स होते ही हैं और हाँ, इसलिए हमारे रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है। क्या ये ऐसी सोच है कि लड़कों का तो यही रोल होता है मैरिज में, या लड़कियों का तो यही रोल होता है एक रिलेशनशिप में, या बॉस है, बॉस तो रूड होता ही है, बॉस तो चिल्लाता ही है। क्या ये ऐसे कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं जो एक्चुअली आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप में लॉक करके रख रहे हैं? तो ये एक्चुअली समझना बहुत जरूरी है कि ये कहाँ से आ रहा है अंडरस्टैंडिंग। और जब हम उस रूट कॉज को निकाल देंगे तो एक्चुअली हमें बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि अगर हम बॉस का भी एग्जाम्पल लें, ठीक है बॉस आपके ऊपर चिल्ला रहा है, पर क्या वो बॉस हर इंसान पे चिल्ला रहा है? नहीं। वो आप पे चिल्ला रहा है और शायद एक दो लोगों पे और चिल्ला रहा है, पर और ऐसे बहुत लोग हैं जिनसे वो बहुत प्यार से, बहुत तमीज से बात कर रहा है। तो ऐसा क्या इशू है जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है? तो यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और समझना कि ये क्यों हो रहा है और कहाँ से हो रहा है, जब आप वो करोगे तो वो आपको थोड़ा सा मदद करेगा समझने में। इसी के लिए दो किताबें हैं जो मैं रेकमेंड करूंगी। एक किताब है एडल्ट चिल्ड्रन ऑफ इमेच्योर पेरेंट्स। तो ये हमारे जितने भी इश्यूज हैं जो हम अपने पेरेंट्स से लेके आते हैं, ना ही हमें वो समझने में मदद करता है कि हम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी समझने में ये बहुत मदद करता है। और एक बार जब वो क्लैरिटी आ जाती है तो वो क्लैरिटी आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि आप देख पाते हैं कि एक्चुअली वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका ये करने के पीछे कोई और पर्सपेक्टिव है। और इसी तरह एक और किताब है जिसका नाम है 5 लव लैंग्वेजेस। तो ये भी बहुत सुंदर किताब है जो एक्चुअली आपको दिखाती है कि अलग लोगों का प्यार एक्सप्रेस करने का, रिस्पेक्ट एक्सप्रेस करने का अलग तरीका है। अगर मैं किसी तरह से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हूँ, जरूरी नहीं है सामने वाला भी वही कर रहा है। कितनी बार ऐसा होता है रिलेशनशिप्स में कि प्यार दोनों करते हैं, लेकिन उनकी भाषा अलग है प्यार दिखाने की। तो जब आप वो समझ जाते हैं तो वो आपको बहुत मदद करता है। यहाँ पे अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मुझे जैसे तोहफे बहुत पसंद है, तो मुझे, और तोहफों में भी मुझे फूल बहुत पसंद है। लेकिन जो मेरे पति हैं उनको तुम कोई भी तोहफा दे दो तो उनको लगता है कि हाँ ठीक है चलो थैंक यू ठीक है। उनको उतनी खुशी नहीं मिलती है तोहफों से जितनी मुझे मिलती है।
तो इसलिए वो मुझे तोहफे देते नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करते, वो बस उनकी भाषा नहीं है। तो इसका हमने कैसे सोल्यूशन निकाला, मैंने उनको क्लियर कट बोल दिया कि देखो, मुझे तोहफे पसंद है और मुझे फूल पसंद है, कुछ भी हो तो मुझे फूल लाके दो। और अब वो मुझे फूल लाके देते हैं। तो अब इसमें भी पहली बार जब उन्होंने मुझे फूल दिए तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, वो तो मैंने बोला है इसके लिए फूल दिए हैं। दूसरी बार भी मुझे ऐसा लगा, तीसरी बार भी लगा। पर चौथी बार के बाद से मुझे ऐसा लगने लगा कि देखा, मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने ये चीज को ध्यान में रखा है, और अब कितना है, 2 साल के ऊपर हो गए, उन्हें पता है मुझे फूल पसंद है, और कुछ न हो ना हो मुझे फूल जरूर मिलते हैं। तो इसी तरह से आपको क्या चाहिए वो आगे से आगे बढ़ के, जब तक आप मांगेंगे नहीं तो आपको मिलेगा कैसे। तो इसलिए ये किताबें हैं कुछ जो एक्चुअली आपको मदद करती हैं सामने वाले को समझने के लिए। और जब हम ताला चाबी की बात करते हैं, ये आपको चाबी देती है ये खोलने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि सामने वाला ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है और हम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। और जब आप एक दूसरे को बेहतर तरह से समझ पाएंगे तो आप एक दूसरे के लिए एक बेटर रिलेशनशिप क्रिएट कर पाएंगे और एक बेटर पार्टनर बन पाएंगे। अंकिता, ये जो आपने बोला मुझे बहुत पसंद आया। अ, जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, जिसे मैं विवाद संकल्प बोलती हूँ, इसको भी प्रैक्टिस करने का यही एक तरीका है, जहां हम सहानुभूति से दूसरे की बात सुने और डिसएग्रीमेंट्स वगैरह को हम समझे कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि दूसरे का पर्सपेक्टिव हमसे बिल्कुल ही अलग होता है, दृष्टिकोण। जैसे आपने बोला आपके हस्बैंड का जो दृष्टिकोण है कि वो प्रेजेंट ले लेते हैं ऐसे ही, हाँ, और आपने आगे बढ़ के उनको बोला कि भाई मुझे फूल चाहिए। सेम चीज मेरे हस्बैंड को भी समझ में नहीं आता था फूल के देने के बारे में, पर अब वो लाके देते हैं मुझे फूल, और मुझे बहुत खुशी मिलती है जिस दिन वो लाके देते हैं फूल। तो ये जो चीज है जो हमको पसंद है वो हम चाहते हैं कि दूसरा करे, पर हम खुली बातचीत में उससे कहते नहीं है कि भाई अब ये मुझे पसंद है, राइट, ये मुझे पसंद है, आप ये चीज कीजिए। अगर हम खुली बातचीत से नहीं बोलते हैं तो दूसरे को कैसे पता चलेगा, क्योंकि उनकी परवरिश अलग तरीके से अलग घर में हुई है, आपकी परवरिश आपका घर में अलग तरीके से हुई है। तो जब आप दोनों एक रिलेशनशिप में आते हैं, एक दूसरे की जरूरतें पूरी करनी जरूरी है। तो ये समझना जरूरी है कि मेरी जरूरत क्या है, मुझे क्या खुशी देती है, और मैं क्या वह चीज दूसरे को पता है या नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो क्या मैं बता दूं तो उनको समझ में आ जाए, क्योंकि कई कई चीजें हैं, जैसे मुझे थोड़ा बहुत बन ठन के घूमना अच्छा लगता है, तो मैं उन चीजों पे पैसे खर्च करती हूँ। ठीक है, मेरे पति बड़े साधारण व्यक्ति है, पर वो बहुत साधारण में बहुत अच्छे लगते हैं, पर वो मुझे इतनी समझ है कि वो कहते हैं हाँ, जो तुमको पसंद है, जो तुमको करना है वो करो, क्योंकि तुम वैसे अच्छे लगते हो। और मैं उनके ऊपर बहुत कुछ चीजें, नहीं आप ऐसे क्यों नहीं, आप वैसे क्यों नहीं, आप ऐसे क्यों नहीं ड्रेस करते, आप वैसे क्यों नहीं ड्रेस करते, ऐसे मैं नहीं कहती, क्योंकि वो जिस तरह है वो बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छे लगते हैं। उस सादगी में उनमें बहुत अच्छा लगता है, और वही सादगी है जो उनको अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो कई चीजें ये समझ आनी चाहिए कि हर एक आदमी शाहरुख खान के जैसे ड्रेस करके घूम नहीं सकता, और अगर करने लगेगा ना तो सारे पैसे उसी में खर्च हो जाएंगे, घर पे कुछ पैसा नहीं आने वाला है। तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि भैया जैसे जो जैसा है, अगर हम उसको एक्सेप्ट करें, और अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या है तो पूछ लो, क्यों संकोच करना। तुमको क्या पसंद है खाने में, मैं बना दूं, ये पूछ लो। यहाँ जाना है, अच्छा लगता है आपको, पूछ लो। अब पूछने में ओपन कम्युनिकेशन लो, पूछने में कुछ नहीं जाता, एंड उससे आपका रिलेशनशिप बहुत ही इजी हो जाता है। तो एक जो जैसे मैंने कहा सेल्फ केयर के लिए, एक्टिविटीज के लिए मुझे अच्छा लगता है जो मैं कर सकती हूँ,
हाँ, हम दोनों इस संबंध में हैं, पर क्यों मैं अपने आप को रोकूं? जो मुझे अच्छा लगता है मैं क्यों ना करूं वो? अगर उसकी फ्रीडम नहीं है तो गलत रिलेशनशिप में हो। सही रिलेशनशिप में आपको सामान्य अधिकार है, राइट? तो ये जो चीज है ये समझना आना चाहिए। क्या कहते हैं अंकिता? जी सुनीता जी, ये सबसे एक्चुअली हमारे पूरे एपिसोड का बॉटम लाइन यही है कि अगर आपके पास ये फ्रीडम है अपनी जिंदगी वैसे जीने का जैसे आप चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने का जैसा आप चाहते हैं, वो ही एक हेल्दी रिलेशनशिप है। उसके अलावा बाकी सब चीजें अनहेल्दी हैं, टॉक्सिक भी हो सकती है, अनहेल्दी भी हो सकती है, वो पहचानना बहुत जरूरी है। और यही से मेरा अगला नुस्खा है चूज योर बैटल, कि अपनी जंग को खुद परखिए, खुद पहचानिए। क्योंकि जिंदगी में कभी भी ऐसा तो होता नहीं कि कुछ भी परेशानी नहीं है, कुछ भी जंग नहीं है, पर आपकी क्या बैटल है वो आपको चूज करना है। जब भी आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन है जो आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, तो आपके पास उससे डील करने के तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि जो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। सामने आपके प्रॉब्लम है, आप फेस पे दिखा रहे हैं कि सब ठीक ठाक है, लेकिन मन ही मन आप बहुत दुखी हैं। ये आपका पहला ऑप्शन है। वैसे अगर मैं बोल रही हूँ तो ये ऑप्शन बहुत इलॉजिकल साउंड करता है, पर लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग इसी ऑप्शन को चूज करते हैं। क्योंकि जैसे सुनीता जी आपने बोला कि कन्फ्रंट नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं और अपनी इमोशंस को सप्रेस कर लेते हैं। चाहे ये कितना भी इलॉजिकल लगे, पर ज्यादातर लोग यही ऑप्शन चूज करते हैं। आप ही कर सकते हैं ऑप्शन चूज, कोई आपको मना नहीं करता है, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा ये ऑप्शन चूज ना करने के लिए, बट इसके साथ जो कॉन्सिक्वेंसेज है फिर वो अनहेल्दी रिलेशनशिप के लिए जाते हैं। और उसमें आपका भी रोल है, क्योंकि आप कोई स्टेप नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो आपको अनकंफर्टेबल बनाता है। पर ये पहला ऑप्शन है जो आपकी बैटल का फर्स्ट ऑप्शन है, कि अगर आप अपनी जिंदगी की कठिनाई इस रास्ते से चाहते हैं तो वो आपके लिए अवेलेबल है। सेकेंड ऑप्शन है कि आप दूरी बनाइए, डिस्टेंस क्रिएट कीजिए। अब वो टेम्पररी डिस्टेंस भी हो सकता है, जैसे सुनीता जी आपने कहा था कि थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले जाओ या घर से बाहर चले जाओ, शांत हो जाओ, कि आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव मिले। वो भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। या फिर कोई परमानेंट डिस्टेंस हो सकता है कि अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो आप सेपरेशन करें। क्योंकि जब आपको दिख रहा है कोई सोल्यूशन नहीं है और आप परेशान है, तो सेपरेशन आपका सोल्यूशन है। या आपका सोल्यूशन है अगर जॉब छोड़ना चाहते हैं, कि अगर बॉस के साथ बहुत प्रॉब्लम है, नहीं कुछ हैंडल कर पा रहे हो, तो आप वो रास्ता छोड़ के चले जाइए और आप दूसरी जॉब ले लीजिए। और काफी लोगों के लिए ये सोल्यूशन काम करता है, लेकिन ये सोल्यूशन हर किसी के लिए काम नहीं करता है। तो ये भी आपको देखना है कि क्या ये वाला रास्ता आपके लिए सही है। अगर सही है तो आप ये रास्ता चुन सकते हैं। और तीसरा आपका रास्ता है अगेन एक्सेप्टेंस। और ये देखना कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, जहां पे आपके एनवायरनमेंट में चाहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपके मन में शांति है, आपके मन में पीस है। क्योंकि जो भी हो रहा है आप या तो उस चीज को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, या आप उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, या आप उसका सोल्यूशन ढूंढ पा रहे हैं। कि आप बेसिकली आपके पास आपकी खुद की पावर कंट्रोल है कि आप उस सिचुएशन को डील कर पा रहे हैं। तो इसके ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन है, ये एक्चुअली मैंने एक बीके शिवानी जो है उनका एक मैंने एपिसोड सुना था, जिसमें वो इस चीज को बहुत ही विस्तार से, बहुत ही प्यार से समझाती हैं। तो इसका टॉपिक, इसका जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप डेफिनेटली वो वीडियो को भी चेक करिए। वो भी आपको रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से एक समझ देगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना है कि तीनों रास्ते मुश्किल हैं। तीनों रास्तों पे आपको कुछ ना कुछ स्ट्रगल करना है, पर आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। क्या वो रास्ता है कि जहाँ पे आप हैं आप वहीं रहें, क्या आप डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, या फिर आप एक पीस ऑफ माइंड वाले रास्ते को चुनेंगे। क्योंकि जब हम अपनी जिंदगी में होते हैं, अगर हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम पैसे वाले को देख के सोचते हैं इनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा हेल्थ इश्यू है, तो मैं दूसरों को देख के, हेल्दी लोगों को देख के बोलूंगी इसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह अगर मेरी लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो मैं दूसरों को देख के सोचूंगी कि इनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि ऐसा नहीं होता, कोई इंसान नहीं है दुनिया में जो स्ट्रगल नहीं कर रहा है। पर आपका क्या बैटल, आप क्या चूज कर रहे हैं, वो उस पर आपको ध्यान देना है। तो तीनों में से आप जो ऑप्शन चूज करेंगे वही आपकी जिंदगी का आगे का फ्यूचर डिसाइड करेगा, और उस हिसाब से आपको अपना ऑप्शन चूज करना है। तो ये मेरा नुस्खा है जिसे मैं बोलती हूँ चूज योर बैटल। हाँ, तो आप बताइए सुनीता जी, आपके पास एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा नुस्खा भी है। अंकिता, मेरा ये आखिरी नुस्खा है जो मैं आपको लिए बता रही हूँ, जिसे कहते हैं प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड।
या कृतज्ञता से जीना। तो कृतज्ञता होता क्या है कि दूसरे को एक्नॉलेज करना, दूसरे को हमारा रिस्पेक्ट देना और दूसरे को अप्रिशिएट करना। एक रिलेशनशिप में, एक संबंध में हम क्या चाहते हैं, दूसरे हमारे लिए हम क्या चाहते हैं? रेस्पेक्ट, एप्रिसिएशन या मर्यादा हो हमारे लिए, और हम जैसे हैं वैसे हमें अपना लिया जाए, एक्सेप्टेंस। तो ये जो, अगर मैं चाहती हूँ मेरे पति से, मेरे बॉस से, मेरी बहन से, मेरे माँ से, मेरे बाप से, जो भी है, जिससे भी, तो वो एक एक्नॉलेज करने का तरीका हो। ठीक है, तो मैं आज बोलूं, अंकिता आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं ये ड्रेस में, आपको बहुत खुशी मिलेगी। मेरा क्या गया, कुछ भी तो नहीं। अप्रिशिएट करना है एक दूसरे को। किसी ने कुछ अच्छा कार्य किया है, उसको अप्रिशिएट करो। खाना अच्छा बनाया है, अप्रिशिएट करो। कुछ काम अच्छा हुआ है, अप्रिशिएट करो। क्यों नहीं कर सकते? क्यों आप उसमें संकोच करते हैं? और मैं आज आप लोगों को ये चीज सिखाना चाहती हूँ। ये इलालेकला ह्यूलेन, इन्होंने एक को ऑथर किया था एक किताब जो विटाल के साथ जीरो लिमिट्स करके है, ओके, जिसके अंदर इन्होंने ये हवाईन सिस्टम रिलेशनशिप्स को ठीक करने का, हवाईन वर्ड है टू मेक इट राइट, ओके, वो वर्ड है होपोनोपोनो। इसको कहते हैं होपोनोपो नो। इसका मतलब है टू मेक इट राइट, सही करना। तो ये कहाँ से आता है? एक विश्वास से आता है कि अगर कोई नेचर का नियम आपने तोड़ा है, ओके, तो वो कप्पू किया है। जैसे हम कहते हैं पाप किया है, वैसे वो लोग कप्पू बोलते हैं, ब्रेकिंग अ कप्पू। और ये स्पिरिचुअल लॉ है, मतलब पाप करना भी एक स्पिरिचुअल लॉ। और इसके कारण आप बीमार पड़ रहे हो। अगर आप बीमार पड़े तो आपने कुछ कप्पू किया। तो ज्यादातर कोई बीमार पड़ता है तो तुरंत उनका एक प्रेइंग प्रीस्ट जो प्रार्थना करता है, प्रार्थना करने का जो प्रीस्ट होता है, प्रीस्ट मतलब जो गुरुजी होते हैं, वो आके कहूना पुले बोलते हैं। कहूना पुले जो प्रेइंग प्रीस्ट होता है, या कहूना लापा वो, उसको मतलब वो जो हील करने वाला प्रीस्ट होता है। दो जने होते हैं जो तुम्हारे घर आएंगे। अगर तुम बीमार पड़े तो वो पहले तुम्हारे घर आएंगे और वो तुमको बताएंगे कि आप प्लीज पहले क्षमा मांगो। किससे क्षमा मांगने का? भगवान से या उस इंसान से जिसके साथ आपका कुछ डिस्प्यूट हुआ, कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ, कुछ लड़ाई हुआ, उसके साथ आप पहले माफी मांगो। क्योंकि आप ठीक नहीं हो, आपका शरीर में कहीं ना कहीं ये चीज फंसी हुई है और आपको वो ठीक करने का है। तो वो एक मंत्र है, सिर्फ एक बहुत आसान मंत्र है, वो सब सिखाते हैं, वो प्रीस्ट आपके आपके घर में बताता है। ओके, इंग्लिश में पहले मैं बोलती हूँ, फिर हिंदी में उसी का अनुवाद करके बोलती हूँ, जो होपनोपनो का प्रेयर है या मंत्र है। सिंपल है, 4 चीज है उसमें। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। 4 शब्द बस, ज्यादा कुछ नहीं। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। और ये हिंदी में मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे क्षमा करें, धन्यवाद, मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। सिंपल। और ये आप लगातार बोलते जाएंगे, लगातार। उसके सामने जाके नहीं बोलने का है, अपने मन में उसको, उसकी छवि मन में रख के बोलते जाने का। और ये कहते हैं, और मैंने किया भी है, होपनोपनो बहुत बार किया है, बहुत सारा दुख दर्द और शारीरिक तकलीफ इससे मिट जाती है। सही है कि यूनिवर्सल लॉ का वापस स्थापित करने। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे क्षमा करें, धन्यवाद,
मैं आपसे प्यार करता हूँ या कर, सिंपल। जी सुनीता जी, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत टेक्निक है। और एक्चुअली मैं इसको बहुत ज्यादा यूज भी करती हूँ, और मैं बहुत लोगों को ये रेकमेंड भी करती हूँ, स्पेशली रिलेशनशिप में भी, बट और भी बहुत चीजों में मैं ये रेकमेंड करती हूँ। और यहाँ से ही मैं आज का मेरा भी आखिरी नुस्खा यहीं से निकलता है, जो है ब्लेस योर एनिमीज। यानी कि जिससे भी आपकी प्रॉब्लम है, जिससे भी आपको कोई कठिनाई है, आप उनको एक्चुअली उनके लिए प्रे करें, जो होपोनोपोनो का ही एक तरीका है। तो ब्लेस करने का क्या मतलब है? और कहीं अब जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं कि अगर आपका डिवोर्स हुआ है किसी के साथ, ठीक है, और अब आप सेपरेट हो चुके हैं, तो हमारे अंदर बहुत प्रॉब्लम होता है कि ऐसे कैसे मैं इनको ये शब्द बोल दूं, ऐसे कैसे मैं उनको ब्लेस कर दूं, कि जिसने मेरे साथ इतना गलत किया है मैं उसके लिए अच्छा कैसे सोच सकती हूँ या सोच सकता हूँ। तो हम यहाँ पे ये सोचते हैं कि हर इंसान, पहली बात तो कोई भी इंसान 100% गलत नहीं होता, उनके अंदर भी 10%, 20%, 50% जहाँ पे वो भी सही है। चाहे वो अपने माँ बाप के लिए सही है, चाहे वो अपने बच्चों के लिए सही है, दोस्तों के लिए सही है, खुद के लिए सही है, अपनी सेहत के लिए सही है, पर कहीं ना कहीं वो सही है। ठीक है, तो हम उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, और हम ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअली उनके अंदर भी एक सोल है, और वो सोल जो है उसका एक हायर पर्पस है। तो जब हम आई लव यू बोलते हैं, हम कई बार हम, अगर आपको प्रॉब्लम है उस पर्सनालिटी को, उस इंसान को बोलने में, आप उनके अंदर जो उनकी आत्मा है, जो उनकी सोल है, आप उसको आई लव यू बोलिए, आप उसको आई एम सॉरी बोलिए। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है सामने वाले को कि उसकी गलती से बढ़कर देखने के लिए, कि ये इंसान सिर्फ वो गलती नहीं है, उससे बढ़कर भी एक भरपूर इंसान है, एक संपूर्ण व्यक्ति है, जिसकी लाइफ के बहुत सारे एरियाज हैं। और क्योंकि सुनीता जी और मैं एनर्जी हीलिंग करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है, उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है। चाहे वो अच्छा है, बुरा है, कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, पर आपका भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपकी कंट्रीब्यूशन के बिना कोई भी चीज आपकी जिंदगी में नहीं होगी। तो होपोनोपोनो करने से आप अपना कंट्रीब्यूशन वो सिचुएशन से बाहर निकाल लेते हैं, कि जब भी हुआ, जो भी हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, पर मैं अपनी कंट्रीब्यूशन यहाँ से बाहर निकाल रही हूँ। और उसके लिए भी होपोनोपोनो एक बहुत अच्छा टूल है। और आपको करना क्या, आपको बस बैठ के बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और कई बार ये बोलने में मुश्किल लगता है, लेकिन ये करने से क्या कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी वापस ले रहे हैं, आप अपनी एनर्जी वो सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं, और वो आपको बहुत हेल्प करता है, और वो आपको एम्पावर करता है कि आप एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं, दूसरे की भी, अपनी भी। क्योंकि जब आप उस सिचुएशन से निकल रहे हैं बाहर, तो एक्चुअली आप दूसरे को भी वो सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि अगर एक बंदा प्रॉब्लम में नहीं रहेगा, तो दूसरे की प्रॉब्लम भी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे सुनीता जी ने बोला, यूनिवर्सल ऑर्डर को दोबारा से रीइंस्टेट करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो इसमें पैसे नहीं लगते हैं, इसमें टाइम नहीं लगता है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो आप कर सकते हैं। और ये सेम चीज आप होपोनोपोनो अपने खुद के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको सपोज कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, या कुछ तकलीफ है, या आप अपने आप के साथ जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, या वेट लॉस का भी इशू है, तो आप अपने आप को बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और जैसे जब मैं अपने साथ करती हूँ, तो कई बार मैं जैसे पेट दर्द है सपोज, तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि आई एम सॉरी बॉडी, कि मैंने तुमको पेट दर्द दे दिया, प्लीज फॉरगिव मी, कि मैंने सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली मैंने तुमको दर्द दे दिया, एंड तुम अभी बहुत अनकंफर्टेबल हो। थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए, इस चीज में मेरे पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड आई लव यू सो मच बिकॉज तुम हमेशा मेरा साथ देती हो। तो जब मैं पहली बार होपोनोपोनो बोलती हूँ, तो मैं सारी लाइंस को कंप्लीट कर लेती हूँ। आई एम सॉरी फॉर दिस, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, आई लव यू बिकॉज ऑफ दिस। और उसके बाद से आई ओनली रिपीट। तो वो भी एक इस तरह से आपको बहुत मदद करता है, कि आपको सपोर्ट करता है कि आप अपनी एनर्जी उसमें से निकालिए, और आप अपने आप को हीलिंग दीजिए। तो ब्लेसिंग योर एनिमीज इज अ वेरी गुड थिंग। और इसके लिए भी मैं आपको रेफर करूंगी, जो बीके शिवानी जी का टॉक है, जो एपिसोड है, उसमें भी वो इस बारे में बात करती है, जहाँ पे वो बोलती है कि कोई भी इंसान जो पेन में है या दर्द में है, उसको आपकी हेल्प चाहिए उसमें से निकलने के लिए, क्योंकि वो खुद नहीं निकल पा रहे हैं। जब आप उनको ब्लेसिंग्स देते हो, अब होपोनोपोनो एक तरीका है, अगर आप उनके लिए प्रे करना चाहते हैं, या जनरली आप उनके लिए अच्छा सोचना चाहते हैं, उससे उनका जो वो वीक पार्ट है, जैसे एंगर है, या इनसिक्योरिटी है, या कुछ भी उनका वीक पार्ट है, आप उस वीक पार्ट को हील करने में मदद करते हैं।
और जैसे उस टॉक में वो ये भी बोलते हैं कि आप उनको सामने मत बोलिए, आप उनको अपने थर्ड आई से, उनके थर्ड आई से उनसे बात करिए कि देखो ये सिचुएशन को खत्म करते हैं, ये सिचुएशन में ना तुम्हें फायदा है ना मुझे फायदा है। या आप अपने हार्ट टू हार्ट उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आंखें बंद करके आप ये सोचिए कि आपके हार्ट से एक लव एनर्जी है जो आप उनको भेज रहे हैं। और ये आपकी फैमिली में अगर कोई बीमार है, आप उनके साथ भी होपोनोपो यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम प्रे करते हैं किसी के लिए, जैसे हम एक गुड विशेस देते हैं, गुड वाइब्स रखते हैं, ये भी उन्हीं का तरीका है जिस तरह से आप किसी सामने वाले से आप कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी एनर्जी और उनकी एनर्जी क्लियर कर सकते हैं। इस तरह से ना ही आप अपना भला कर रहे हैं बल्कि आप सामने वाले का भी भला कर रहे हैं। तो फाइनली ब्लेसिंग योर एनिमीज, एनिमीज मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोई बेहतर शब्द नहीं है, बट जिनको हम अपना एनिमी समझते हैं, अगर आप उनको ब्लेसिंग दे पाएंगे तो आपने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया उस रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए। तो यहाँ से आई थिंक हमने बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशन आज किए। सुनीता जी, मेरे को आपका वो 4 पिलर वाला जो आइडिया फेवरेट लगा मेरा आज का, और मैं डेफिनेटली वो करना चाहूंगी। और बाकी आई एम श्योर हमारे ऑडियंसेस को भी आज बहुत अच्छा लगा होगा आज का एपिसोड। डेफिनेटली हमें प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिससे आप रेजोनेट करते हैं, जो आपको लगता है आपकी लाइफ में भी अप्लाई करती है। हमारे साथ इस एपिसोड में बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आशा है कि आपको इस पॉडकास्ट में कुछ सहानुभूति, समझ और नए रास्ते मिले होंगे। आप अपनी जिंदगी में रिश्ते कैसे निभाते हैं उसके बारे में हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि हमारी पूरी खुशी की और की कम्युनिटी उसका फायदा उठा सके। और अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सवाल हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। इस एपिसोड को प्लीज जरूर लाइक करिए, और स्पेशली अगर आप शाहरुख खान फैन हैं, क्योंकि आज तो हमने शाहरुख खान के बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज किए हैं। तो डेफिनेटली अगर आप फैन है तो भी वीडियो को जरूर लाइक करिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जितने भी नए एपिसोड्स आते हैं उसको सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हमारे इस प्रयास में कुछ लोगों का हाथ है जिनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जूम रिकॉर्डिंग्स, वंडरशायर फिल्मोरा, कैनवा और फोनिक। हमारे इस एपिसोड की धुन है टॉक्सिक बाय ऑडियो स्टॉक। आपको इस एपिसोड को यूट्यूब, जियो सावन, स्पॉटिफाई और अमेजॉन म्यूजिक के माध्यम से पहुंच रहा है। हमसे आप इंस्टाग्राम पे @खुशी की ओर यानी @KHUSHIKIOAR और फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं। ये पॉडकास्ट अंतकरना प्रोडक्शन की पेशकश है। हमसे जुड़े रहें और बढ़ते रहें खुशी की ओर। नमस्कार।